जय हिंद एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया एकदम भाई। तो हम लोग आज लाइव प्रोसेस का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। बेसिकली इट इज अ कंप्लीट लेक्चर अबाउट द लाइव प्रोसेस और आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी इसके ऊपर करेंगे। कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स मैं आपसे पूछूंगा, थोड़ी बहुत चीजें सोचने वाली होंगी जो सोच के ही आंसर करना पड़ेगा। बिना सोचे आप उसको आंसर नहीं कर पाएंगे, तो मेक श्योर एक बार चैप्टर को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसके बाद ही आप चीजों को आंसर करें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है फॉर लाइफ प्रोसेस। बेसिकली नंबर ऑफ लाइफ प्रोसेसेस यार, हर के बारे में आप पढ़ोगे, डिटेल में चीजें समझने की कोशिश करेंगे। जो भी चीजें एक्स्ट्रा होंगी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है। क्लियर? तो 40/40 का अपना टारगेट है कि हमें अचीव करना है इन टर्म 1 एग्जामिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू आवर टारगेट हमें चीजों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो सारी बातें मैंने पहले ही भी बता रखी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्रीवियस वीडियोस जितनी भी हैं आप, ठीक है, सब कुछ बारी बारी से जरूर देख लो, क्योंकि आपके लिए ही है वो वीडियोस जो आपकी तैयारी को बूस्ट करेंगी, आपको प्रिपेयर करेंगी, आपको चीजें समझाएंगी, है ना। तो मेक श्योर आप सारी वीडियोस एटलीस्ट देख के रखो। तो भाई स्टार्ट करने से पहले एक हमारा प्लान है, दैट इज फॉर टेस्ट सीरीज फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन, जिसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ यार कि इसमें सफलता टेस्ट सीरीज नाम है इसका। आप यहाँ कहाँ इसको एक्सेस कर सकते हैं? तो रैंकर्स लाइव ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको सेक्शन प्यारा सा एनटीएससी सेलेक्ट कर लेना है, जिसपे आपको एनटीएससी का टेस्ट सीरीज, टर्म 1 का टेस्ट सीरीज और भी काफी सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 14 टेस्ट हैं आपके, वो फुल पार्ट सब मिला के हैं ओवरऑल एवरी सब्जेक्ट के, एसएसटी साइंस और सोशल साइंस हो गया था आपका, मैथ्स और भी जो हिंदी इंग्लिश है उनके भी कुछ आपको मिक्स करके चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। क्लियर? तो इट्स ओनली इन 149, तो आपको ज्यादा प्राइसेस भी नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे अपनी स्टडी को यार। 149 रुपीज आप डोनेट कर सकते हैं और इसमें मैथ्स, साइंस और एसएसटी, ऐसा नहीं कि बाकी के दो सब्जेक्ट्स आपके छोड़ दिए जाएंगे, उनको भी कवर किया जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, वो आपने अगर वीडियो देखी होगी तो बढ़िया है, नहीं देखो तो जाके भी चैनल पे देख लो। अकॉर्डिंग टू 40/40 जो भी क्वेश्चन का लेवल होगा अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, जो भी क्वेश्चन का लेवल हम प्रिपेयर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। ठीक है, तो बस सिंपल सा काम क्या करो यार, आप रैंकर्स लाइव ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से चीजें समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो आज हम लोग यार एनसीईआरटी ही पढ़ रहे होंगे इस पूरे वीडियो लेक्चर में। मैं आपको बेसिकली यहाँ पे सिखाने भी वाला हूँ समय समय पे कि आपको एक्चुअली पढ़ना कैसे चाहिए। आप चीजों को अंडरलाइन, कुछ बच्चे बार बार इस चीज को लेके काफी ज्यादा डिस्टर्ब थे, भैया एनसीईआरटी पे कैसे स्ट्रिक करें, एनसीईआरटी कैसे पढ़े। मैं भी देखो अभी तक नहीं पढ़ के आया हूँ, सिंपल सी बात, मैं भी नहीं पढ़ के आया हूँ। पहला अगर कोई न्यू लर्नर है, वैसे मैं आज बिहेव करने वाला हूँ इस क्लास में कि आप भी न्यू लर्नर हो, मैं भी न्यू लर्नर हूँ। मैं भी लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करूंगा, जो भी चीजें तुम्हें एक्स्ट्रा समझानी होंगी मैं वहीं पे समझा दूंगा। तो मेक श्योर मेरी तरह न्यू लर्नर की तरह आप भी एनसीईआरटी खोल के बैठे, जो भी लाइंस आपको ना समझ में आए यहाँ से देखते चलो और एनसीईआरटी को पढ़ते चलो। ये आपका नियम होना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए डेली का। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन स्टार्ट करने से पहले आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे आई होप आ गया होगा, ऊपर नहीं आया होगा तो मेक श्योर आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट से जरूर देख सकते हैं। जो बच्चे नए हैं वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, रैंकर्स एनटीएससी टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पे आपको हर वो चीज मिलती है यार जो हम अलग से प्रोवाइड करते हैं। लाइक आपसे बात करना हुआ, आपको इन्फॉर्मेशन कोई देना हुआ, कोई भी अलग से चीज देनी हुई, तो हर एक चीज यहीं पे मिलती है। तो मेक श्योर आप जरूर ज्वाइन करके रखें रैंकर्स एनटीएससी टेलीग्राम का चैनल। ठीक है, और अगर आप हमारे साथ पहले से पढ़ाई कर रहे होगे तो आपको चीजें आई होप अच्छे से क्लियर हो रही होंगी कि क्या क्या भैया चीजें बताते हैं। वही जो मैं बताता हूँ यार, वही चीजें लगभग आपसे पूछी भी जाती है ना। तो मेक श्योर हमारे साथ जरूर जुड़े रहो, जो भी पढ़ाई है उसको साथ साथ करते रहो। तो एक्टिविटी नंबर 6.4 बेसिकली क्या है, ये आपके पास क्या है, पिचकारी है, ये क्या है आपका माउथ। माउथ बेसिकली क्या देगा यार, आप क्या छोड़ते हो, CO2 छोड़ते हो, ये भी CO2 दे सकता है बट CO2 इन लेस क्वांटिटी। और ये लाइम वाटर टेस्ट क्या भाई, टर्न्स मिल्की या फिर मिल्की क्या हो जाएगा, वाटरलेस हो जाएगा इन एक्स्ट्रा कार्बन, है ना। तो वो सारी चीजें हमने पहले पढ़ रखी हैं, थोड़ा सा एक बार इसके बारे में देख लेना, क्योंकि ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा कोई भी यूट्यूब चैनल खोल लेना, इस एक्टिविटी को डाल देना। जब तुम विजुलाइज करके चीजें देखोगे तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, लाइम वाटर टेस्ट हमने पढ़ रखा है पहले से ही दूसरे चैप्टर्स में, है ना। एसिड बेस में आई होप मैंने पढ़ा रखा है कि क्या होती है ना। लाइम वाटर में क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, फर्दर प्रोवाइड करने पे क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, कलर उसकी चली जाती है। तो मैं उसको फिर से रिपीट नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन आवर ऑर्गेनिजम्स इन लास्ट सेक्शन। हमने लास्ट सेक्शन में पूरा चीजें पढ़ी कि न्यूट्रिशन कैसे ह्यूमन बॉडीज में जाती है, कैसे क्या क्या चीजें होती है, फर्दर प्रोवाइड होती है, हम खाना खाते हैं, फिर कहाँ जाता है वो,
खाना जाता है भाई पहले माउथ में ही अपनी चीजें सलाइवा मिक्स हो जाती है, फिर कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक में क्या होती है, अलग अलग के तरीके आते हैं, अलग अलग चीजें आती हैं जो तोड़ते हैं उसे। HCl आता है, पेप्सिनोजेंस आते हैं, मस्कस आता है, वो अलग अलग सबका वर्क था, वो हमने पढ़ रखा है, ठीक है। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज इन सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस प्रोसेस ऑफ लाइफ। ये तो हमने देख रखा था भाई कि जो भी हम खाना खाते हैं यार, वो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट खाना हमारे यूज में आता है, डायरेक्ट खाना कभी यूज में नहीं आता, कभी भी नहीं आता। वो पहले क्या होता है, उसके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए जाते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्जन हो जाता है एनर्जी में, जो कि एनर्जी हमारे हर सेल्स को रिक्वायर्ड होती है जब वो काम करता है। कोई भी बॉडी यार काम करती है तो उसे कुछ न किसी एनर्जी की जरूरत होती है। वैसे आपके सेल्स काम कर रहे हैं तो उन्हें भी एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। तो वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में लेते हैं। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वे, सम यूजेस ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सम यूजेस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बेसिकली जो हमारा मेन सोर्स होता है वो क्या होता है यार, ग्लूकोज, है ना। हम जो भी खाना खाते हैं, जितने भी स्टार्च होते हैं वो माउथ में ही ब्रेक कर जाते हैं छोटे शुगर के फॉर्म में, सिंपल के शुगर के फॉर्म में। स्टार्च, जितने भी स्टार्च हम खाते हैं वो सिंपल शुगर के फॉर्म में टूट जाता है, कहाँ पे, माउथ में ही, और जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। और इसे अगर अब मैं दिखाना चाहूँ C6H12O6, और अगर आप स्ट्रक्चर इसका देखना चाहते हैं दैट इज CHO, ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, COH, HCOH, और ये क्या रहा H, ये क्या हो गया COH, ये क्या रहा H, 4 कार्बन, ऐसे ही 2 कार्बन और आएंगे आपके, दैट इज COH, ये क्या रहा H, ये H, ये क्या रहा OH, और ये H। ये ग्लूकोज ऐसा कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्म में दिखता है। स्टार्च बस यही सीरीज क्या करेगी, कंटिन्यू कर जाएगी, मतलब n नंबर ऑफ ग्लूकोज के आगे मैं अगर बोल दूं कि n मतलब कार्बन की संख्या फिक्स नहीं, दैट विल बी योर स्टार्च। अब उसको छोटे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर फिक्स नंबर ऑफ कार्बन में आप तोड़ दे रहे हैं किसी स्टार्च को, तो दैट विल बी योर सिंपल शुगर। हम किसे कह सकते हैं, ग्लूकोज को बोल सकते हैं, फ्रक्टोज को बोल सकते हैं, मल्टीपल चीजें हम माल्टोज को बोल सकते हैं, बट सिंपल यहाँ पे जो हमारे लिए जरूरी है दैट इज डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो क्या है, ग्लूकोज। कोई भी स्टार्च है हम उसे किस फॉर्म में तोड़ देते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में। सम यूजेस अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, मतलब कुछ भी ऑर्गेनिजम्स अलग अलग हैं जो क्या करते हैं, आपके ऑक्सीजन नहीं यूज करते हैं। इन ऑल केसेस फर्स्ट स्टेप इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पे 6 कार्बन की थी, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था दैट इज ग्लूकोज। अब हमारे ह्यूमन बॉडी में जो सबसे पहला काम कि भाई हमें स्टार्च चाहिए, स्टार्च आपने तोड़ दिया, स्टार्च को डाइजेस्ट करना है, तो स्टार्च को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, उसको ग्लूकोज के फॉर्म में ले गए। अब हम क्या करने की कोशिश करेंगे, ग्लूकोज को भी ब्रेक करेंगे छोटे पार्टिकल्स में। आप जब खाना खाते हैं तो अगर बड़ी रोटी है तो उसे एक हिस्से में तोड़ते हैं, फिर माउथ में काटते हैं और छोटा करते हैं। वैसे ही हमारे पास सबसे बड़ा मॉलिक्यूल था, फिर उसको तोड़ के हमने एक छोटा किया, अब फर्दर उसको क्या कर रहे हैं, और छोटा कर रहे हैं। यार 6 कार्बन मॉलिक्यूल इंटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल, हम क्या कर रहे हैं, अब 6 से 3 की तरफ मूव करेंगे, कॉल्ड पायरुवेट। 3 कार्बन का अगर मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में अगर हम ब्रेक कर रहे हैं 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पायुरवेट बोलते हैं, ठीक है। पायुरवेट आपसे हो सकता है पूछा जा सकता है इसका एग्जांपल, तो रिलैक्स मोड में होकर इसको समझ लेंगे, ठीक है। कैन बी दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, और ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। फर्दर पायुरवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये कहाँ और कन्वर्ट किया जा सकता है, इथेनॉल में कन्वर्ट किया जा सकता है, विच हैव 2 कार्बन। ये कहाँ और कन्वर्ट कर दिया जा सकता है, 2 कार्बन में, जिसके पास क्या है, इथेनॉल, मतलब 2 कार्बन के रिंग में, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, दैट इज ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर। उसकी बात हम आगे कर लेंगे। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ये बेसिकली यीस्ट में होता है कि आप इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है वो। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जहां पे भी ऑक्सीजन की कमी होगी वहां क्या होगा, इथेनॉल बनेगा, ठीक है, इथेनॉल। हम फर्दर 3 कार्बन के रिंग को तोड़ के, सॉरी 6 कार्बन को पहले हमने तोड़ा, 6 कार्बन से कहां पे आए, 3 कार्बन पे आए। 3 कार्बन को तोड़ के हम 2 कार्बन पे आ रहे हैं। इट मे बी इथेनॉल वेन एवर, यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंस ऑफ एयर मीन्स एब्सेंस ऑफ O2। O2 की कमी होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरीके से नहीं फॉर्म हो पाएगा, दैट इज हमारा एक पार्ट अल्कोहल। O2 की कमी क्या मतलब, आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीडाइज करा रहे हो कार्बन को, जो हमारा कार्बन है, जो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, दैट इज 3 कार्बन की रिंग, हम उसे ऑक्सीडाइज करा रहे हैं। अब ऑक्सीजन की पूरी कमी है, ऑक्सीजन पूरा है नहीं, ऑक्सीजन पूरा है नहीं बेसिकली, तो वो पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं होगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड का सिंपल सा मॉलिक्यूल देगा। आगे हम देखेंगे कि जब पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाएगा
तो वो टोटली क्या दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब एब्सेंस ऑफ एयर है तो इथेनॉल बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको याद रखेंगे। और उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप किस ब्रेक डाउन कर रहे हैं पायरुवेट का इन एब्सेंस सॉरी इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर इट मींस ऑक्सीजन, देन वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्लियर। दिस प्रोसेस ब्रेक अप 3 कार्बन पायरुवेटेड मॉलिक्यूल टू 3 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बोला ना, जहां पे पायुरवेट को आप किससे ट्रीट कराएं, ऑक्सीजन से, मतलब फुल एयर में, वहां पे क्या मिलता है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन आपको प्रोवाइड किया जाता है। मतलब फुल्ली तरीके से ये कितने कार्बन थे, 3 कार्बन थे, तीनों कार्बन क्या हो गए, ऑक्सीडाइज हो गए। और उस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। आगे हम उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। क्लियर। द आउटर प्रोडक्ट इज वाटर, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन के आता है, वाटर, दैट इज बाई प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर। चलिए, सिंस दिस प्रोसेस टेक इन एब्सेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। और क्या बोलते हैं इसको, एरोबिक रेस्पिरेशन। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज ग्रेटर देन इन एनारोबिक प्रोसेस, ठीक है। तो आपको लिख लेना है क्या, कि एनर्जी जो निकलती है एरोबिक में वो क्या होती है, ज्यादा होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन से, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी निकलती है उससे ज्यादा क्या होती है, एरोबिक की एनर्जी। क्लियर। तो ये बेसिक सा है, इसको याद कर लेना। जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगा वहां पे बेसिकली आपकी हीट ज्यादा प्रोड्यूस है, ड्यू टू हीट आपकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा निकल के आएगी, है ना। ड्यू टू हीट एनर्जी भी ज्यादा निकल के आएगी। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन आपसे रिलेट करके पूछा जा सकता है, भैया एरोबिक में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है या फिर एनारोबिक में। तो उसको आप याद कर लेना कि एनारोबिक में क्या होगा, कम एनर्जी रिलीज होती है ना, क्योंकि वहां कम ऑक्सीडाइज कर रहा हो, बेसिकली कंबशन रिएक्शन कम करा पा रहे हो। ऑक्सीजन से आप रिएक्शन कराओगे तो बेसिकली कंबशन बोल सकते हो, है ना, कंबाइंड कंबशन कर रहे हो आप। ये कौन सा प्रोडक्ट होता है, दैट इज CO2 प्लस H2O, कंबशन रिएक्शन का ही तो प्रोडक्ट है। तो हीट किसमें कम निकलेगी, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। क्लियर। समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स, another pathway for the breakdown of pyruvates is taken। जब हमारी मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, तब दूसरा तरीका यूज होता है, हेयर पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, विच इज ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन का ही मॉलिक्यूल है। दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स। जब हमारी मसल सिकुड़ जाती है तो वहां सडन क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाती है, क्या कर देती है, उसे फुला देती है, ठीक है। तो 3 तरीके हैं आपके बनाने के लिए, यहाँ पे तीनों तरीकों को देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं मैं, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलो इधर मैंने शिफ्ट कर दिया। पहला क्या भाई, ग्लूकोज है 6 कार्बन का, हम इसको तोड़ दे रहे हैं 3 कार्बन में, जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट। अब 3 तरीका है, पहला क्या कि भाई लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और दूसरा क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एक अलग केस है, दैट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट, जहां पे क्या फॉर्म होता है, इथेनॉल फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज होती है, एनर्जी, ठीक है। ये भी क्या है, एब्सेंस ऑफ हीट। इसको याद कर लेंगे, ये केस पूछा जा सकता है, मेक श्योर, ठीक है। इन आवर मसल सेल्स में क्या होती है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाती है। ये 2 केस स्पेशल है, दोनों क्या है, एब्सेंस ऑफ एयर में। प्रेजेंस ऑफ एयर में हमेशा यही प्रोडक्ट आएगा, यही बनेगा भी जब भी आप प्रेजेंस ऑफ एयर में रिएक्शन करवाएंगे। बट एब्सेंस ऑफ एयर में 2 केसेस हैं, एक तो लैक ऑफ एयर हो, किसमें मसल सेल्स में हो जाती है कभी कभी, तब क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। और इस केस में हमेशा जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। बाकी के केसेस में क्या होगी, कम होगी। क्लियर। एब्सेंस ऑफ एयर में एनर्जी कम रिलीज होगी, बट प्रेजेंस ऑफ एयर में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो ये चीज अपने आप में डिफरेंस एक देखते हुए चलना है इसको। मैं इसको एक बार जूम आउट कर देता हूं, ठीक है। चलो इधर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई। अब द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी, ठीक है। जो सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है वो कहाँ यूज हो जाती है, एटीपी को ब्रेक करने में। और इसके लिए हम आगे देखेंगे एटीपी क्या है, यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। टू यूज्ड फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल, दिस इन दिस प्रोसेस एटीपी इज ब्रेक डाउन गिविंग राइज अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी ड्राइविंग द इंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। इंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब है भाई, कि एनर्जी क्या कर रहे हैं आप, एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, एनर्जी दे रहे हैं। मतलब एटीपी अगर कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है भाई जो क्या है, एक एनर्जी का सोर्स है, अगर वो टूटा, ठीक है, अगर वो टूटा तो वो क्या देगा आपको, एनर्जी देगा बेसिकली। अगर वो टूटा तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी। अब एटीपी की बात कर लेते हैं।
एटीपी इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसे, ठीक है, आपको फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है बेसिकली। इज एनर्जी ड्यूरिंग द करेंसी सॉरी एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर द मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछा जा सकता है एनर्जी करेंसी किसे बोलते हैं, दैट इज एटीपी। करेंसी का क्या मतलब भाई, जिसके पास वही चीज हो, मनी ज्यादा है ना। तो एटीपी के पास क्या है, एनर्जी ज्यादा है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन यूज टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी मॉलिक्यूल इन एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। ये क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से जब फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अलग से, दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा, दैट इज कैसी रिएक्शन है, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से आप क्या कर रहे हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना रहे हैं, दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, करेंसी ऑफ एनर्जी। अगर ये सिंथेसाइज होगा, ब्रेक होगा, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा किसे, अपने सेल को, ठीक है। चलिए, इंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूजेस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शन। जो भी रिएक्शंस होंगी उनको चलाने के लिए एटीपी का यूज करते हैं। व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू दिस। तो ये चीज आप याद कर लेंगे कि एटीपी अगर हम वाटर का यूज करके इसको अगर तोड़ते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ये इंपॉर्टेंट है। हम इसी चीजों को मिस कर जाते हैं। यही मैंने क्यों एनसीईआरटी उठाया, इसका रीजन यही है, ठीक है, कि आपको 30.5 किलो जूल पर मोल याद रखना है एनर्जी, जब आप एटीपी को ब्रेक कर रहे हैं, किससे, वाटर से। क्लियर। थिंक हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस। इट कैन ऑब्टेन टू mechanical energy, light energy, electrical energy, and so on. Similarly, ATP can be used in cell for contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nervous impulses, many other activities. मतलब ऐसा नहीं कि ATP सिर्फ एक ही तरीके का वर्क करता है, मल्टीपल फंक्शंस ये करता है, तो किसी भी फंक्शन के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सिंस एरोबिक रेस्पिरेशन फार अवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट है, एनारोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं, ठीक है। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। अगर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो विच आर डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन, है ना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उन्हें क्या बोलेंगे, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। अगर एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स मतलब वो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। We have seen that plant exchanges gases through stomata and the large intercellular space ensure that all cells are in contact with air. आपने देखा था कल, स्पेस वहां था, मैं बोल सकता था ये फ्री स्पेस है जहां एयर से कांटेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर। दे कैन गो ऑन टू सेल और अवे फ्रॉम देम out into air. The direction of diffusion depend upon the environmental condition and requirement of the plant. जैसे हमने देखा था कि CO2 क्या हो रहा था, CO2 अंदर जा रहा था और इधर से क्या आ रहा था, H2O बाहर आ रहा था इन वेपर फेज, है ना, वेपराइज होके। अब जैसी रिक्वायरमेंट है भाई, अब ये क्या है, सरफेस है, स्टोमेटा यहाँ है, स्टोमेटा यहाँ है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी अंदर है तो ये क्या करेगा, बाहर जाएगा। अगर यहाँ पे वेपर की कमी ज्यादा है, बाहर कम है, तो ये अंदर से बाहर आएगा। तो ये इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किधर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 या फिर ऑक्सीजन की ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन मूवमेंट होगी दोनों की, ठीक है। एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, CO2 एलिमिनेशन इज मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। जब नाइट में भाई सनलाइट नहीं है ना, सनलाइट नहीं है तो CO2 का कोई भी सिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड during respiration is used up for photosynthesis, hence there is no CO2 released, instead oxygen release is major event at this time, ठीक है। जबकि आप अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे ड्यूरिंग डे, जब डे आप यूज कर रहे हैं तो CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मतलब दिन में जितनी भी CO2 हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो सारी कहाँ यूज हो जाती है, फोटोसिंथेसिस में, है ना। हेंस देयर इज नो CO2 रिलीज, वो इसलिए CO2 नहीं रिलीज करता है, इंस्टीड ऑक्सीजन इज रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज करता है। सिंथेसिस जब होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का सिंथेसिस हम कर रहे थे यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बन रहा था, ग्लूकोज बन जा रहा था और क्या बन रहा था, H2O प्लस ऑफ O2 निकल रहा था। तो ये O2 निकलने लगता है वाइल सिंथेसिस, जब ये सिंथेसाइज होने लगता है इन ड्यूरिंग डे टाइम। एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट। एनिमल्स के पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो उनसे क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं एनवायरनमेंट से।
फॉर गेटिंग रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर बट द एनिमल दैट लाइव इन वाटर विल नीड टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, अब जैसे हम लोग क्या है भाई, और जो नॉर्मल एनिमल्स रहते हैं ग्राउंड पे, लैंड पे, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ग्रैब कर लेते हैं। बट जो एनिमल्स, जो भी अलग अलग इंसेक्ट्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो कहाँ रहती हैं, पानी में। वो कैसे लेती हैं, वो पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसकी हेल्प से अपना रिस्पिरेशन करती हैं बेसिकली। ठीक है, respiration is all about the intake of oxygen into our body, ठीक है, and excretion of carbon dioxide या फिर कोई different gas, this is all about the respiration। तो आपको इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in air, अब जो भाई पानी में है वो कम है in comparison to air, the rate of breathing in aquatic organisms much faster than seen than the terrestrial organisms। अब आप देखेंगे उनके पास ऑक्सीजन कम है, उन्हें ज्यादा ब्रीथ करना पड़ेगा टू ऑब्टेन द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, कम है, तो ऑक्सीजन ज्यादा लेने के लिए ज्यादा बार ब्रीथ करना पड़ेगा, ज्यादा बार ऑक्सीजन को इनटेक करना पड़ेगा। ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, पानी में से, तो बार बार ये क्या करते हैं, ब्रीथ फास्टर देन अस। फिशेस टेक वाटर थ्रू देयर माउथ्स एंड फोरस्ट पार्ट गिल्स, वो क्या करते हैं, माउथ से पानी लेते हैं और गिल्स तक ढकेल लेते हैं, जहां से जो ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व होता है वो ब्लड में चला जाता है। ये केस कल भी हमने देखा था, कैसे कि कोई भी हम खाना खाते हैं, ह्यूमन की बात कर लो, ह्यूमन से ज्यादा तुम्हें समझ में आएगी चीजें। जब आप खाना खाते हो तो आप पहले उसे क्या करते हैं, ब्रेक डाउन फर्दर, उसके जो भी आप न्यूट्रिएंट्स उनको ब्रेक डाउन करके निकालते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स थ्रू द विलाई कहाँ चले जाते हैं, विलाइज ब्लड में चले जाते हैं। ब्लड उनको क्या करता है, सेल्स तक प्रोवाइड कर देता है। तो फाइनल जो बीच का ट्रांसपोर्टेशन वो कौन करता है, ब्लड करता है। क्लियर, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूजेस ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर फॉर रिस्पिरेशन। ठीक है, ये तो क्लियर ही है। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, ये सबके द्वारा किया जाता है अलग अलग ऑर्गन्स से। All these organs have a structure that increase the surface area which is in contact with oxygen-rich atmosphere. Since exchange of oxygen and carbon dioxide has take place across the surface, this surface is very fine and delicate. In order to protect this surface, usually placed within the body. So basically जितने भी ये mixture organ होते हैं वो inside the body ही होते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए भाई, इसके बाद यहाँ पे इन एडिशन देयर इज मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर ऑक्सीजन इज अब्सॉर्ब। ये मैकेनिज्म आप फेफड़ा आगे देखेंगे हम अपना लंग्स के बारे में, वहां पे मैकेनिज्म समझ में आएगा। और हार्ट के बारे में भी मैकेनिज्म सबका अलग है भाई। इन एंड आउट का मैकेनिज्म अलग है कि ऑक्सीजन कहाँ से लेना है, तो कैसे आएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर एक्सपेल होगा, तो वो अलग अलग चीजें हैं। एयर इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल, हम कैसे लेते हैं, नॉस्ट्रिल के थ्रू। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर्स एंड द लाइन पैसेज। जो हमारे हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को बेसिकली रोक लेते हैं। तो प्योरीफाई फॉर्म में ही एयर क्या कर पाती है, अंदर जा पाती है। द पैसेज इज ऑल्सो लाइन विद द मस्कस आपने देखा था, स्टमक में भी चीजें प्रेजेंट होती हैं। हेल्प्स इन प्रोसेस फ्रॉम हियर द एयर पासेज थ्रू द थ्रोट इनटू द लंग्स में जाती हैं। रिंग्स कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, दिस इंश्योर दैट एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स। ठीक है, आपके पास और क्या प्रेजेंट होती है, रिंग कार्टिलेज, इसमें थ्रोट में, जो क्या करती है, हमारी एयर को कोलैप्स नहीं होने देती है। क्लियर। चलो आगे भाई, यहाँ पे देखते हैं चीजों को, अलग अलग चीजें हमें दिख रही हैं, आपको डायग्राम दिख रहा है। ये क्या है आपका नेसल पैसेज, ये क्या है, बेसिकली यहाँ से आप क्या करते हैं, एयर इनटेक करते हैं, और ये कहाँ जाएगा, आपके लंग्स में जाएगा। लंग्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो क्या, एलोवेली। ठीक है, एल्वोली बेसिकली यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जो ऑक्सीजन को बेसिकली, ऑक्सीजन क्या करती है, बॉडी ऑर्गन्स को देती है, दैट इज प्योरीफाई करती है आपके ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करके, और क्या एब्जॉर्ब कर लेती है, CO2, जो फिर से बाहर आ जाता है हमारे नेजल्स के थ्रू। ठीक है, तो मेन चीज वही है। बाकी रिंग कार्टिलेज क्या है भाई, ये हमारी ऊपर आपने देखा चीजों को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, चलिए, विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच इनिशियली, ठीक है, फाइनली टर्मिनेटेड इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एल्वोली। ठीक है, हमारा लंग्स आप देख पा रहे हैं, ये फर्दर छोटे छोटे ब्रांचेस में टूट चुका है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वोली। और यही हमारे क्या करता है, एक्सचेंज को प्रोवाइड करता है, जो भी एक्सचेंज है। द एल्वोली प्रोवाइड सरफेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेकन प्लेस। द वॉल ऑफ एल्वोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। As we have seen earlier here, we breathe in
वी लिव आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। एक बार खूब सांस लेके देखना, ये लाइन तुम्हें समझ में आ जाएगी। एंड चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एट रेस्ट रिजल्ट एज अ रिजल्ट। ठीक है, आप जाते होंगे जब आर्मी की आपने देखा होगा भर्ती, तो वहाँ बोला जाता है सीना चौड़ा करो। तो बेसिकली वो ब्रीद इन करते हैं ताकि चेस्ट एक्टिविटी हमारी इंक्रीज कर जाए। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो डायफ्राम है वो क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। ड्यू टू दैट हमारा चेस्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू लंग एंड फील एक्सपेंडेड एल्वोली। ठीक है, एयर क्या करता है, लंग्स में आ जाता है और वो एल्वोली को क्या कर देता है, एक्सपैंड कर देता है। ठीक है, दो रीजन है। ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप देखेंगे डिटेल में आगे, क्योंकि हार्ट का पूरा यही चीजें पढ़नी है। फ्रॉम द रेस्ट ऑफ बॉडी रिलीज इनटू एल्वोली। ठीक है, चलो आगे। During breathing cycle, when air is taken and let out, lungs always contain residual volume of air so that there is sufficient time of oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो एल्वेली क्या करता है, कुछ एयर के पार्ट को रोक के रखता है, दैट इज उसको ज्यादा टाइम मिले ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, when the body size of animal is large, diffusion pressure alone cannot take place care of oxygen delivery to all parts of body. Instead, respiratory pigments take up the oxygen from the air in lungs and carry it to tissue which are deficient in oxygen before releasing it. Clear? In human beings, respiratory pigment hemoglobin, which has very high affinity for oxygen. एफिनिटी का क्या मतलब, लालच होता है। ठीक है, एफिनिटी क्या है, बेसिकली लालच। तो हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन की क्या है, लालच, वो ऑक्सीजन को तुरंत खींचना चाहेगा। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द आरबीसी कॉर्पसल। ठीक है, आरबीसी बेसिकली इसे बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। हमने देखा था क्या होता, CO2 मिलके क्या बना देता है, कार्बोनिक एसिड बना देता है। ठीक है, तो बेसिकली CO2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। ठीक है, इज एंड हेंस मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म आवर ब्लड। ये क्या होते हैं, बेसिकली O2 अपने ब्लड में डिजॉल्व हो जाते हैं और मल्टीपल टाइम्स क्या कर जाते हैं, अपने अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अब भाई नेक्स्ट पार्ट दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, इसको थोड़ा सा डीप में और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये अलग पार्ट है। क्वेश्चंस यहीं से मोस्टली आपके निकल के आएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे भाई हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है, हम जो सांस लेते हैं बेसिकली वो कैसे कहाँ जाती है, क्या क्या चीजें प्योरीफाई होती है, एक एक लाइन पढ़ने की कोशिश करूंगा मैं। वी हैव सीन इन प्रीवियस इन ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल ऑन बॉडीज। ठीक है, वी लर्न अबाउट द ब्लड बीइंग फूड कनेक्टिव टिश्यू। 9th में आपने देखा होगा टिश्यू चैप्टर में। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड द प्लाज्मा। ब्लड ड्यू टू मीडियम वो क्या होता है, लिक्विड, और उस लिक्विड मीडियम को क्या बोलते हैं, दैट इज प्लाज्मा, इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड। ठीक है, सेल्स क्या होते हैं, सस्पेंडेड ओवर ऑल द ब्लड। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस मटेरियल, वेस्ट इन डिसॉल्वेबल फॉर्म। ठीक है, ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड ब्लड कैप्सूल्स। आपने देखा कि आपके हीमोग्लोबिन जो भी पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन लवर होते हैं। वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन लवर, और वो ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली आरबीसीज ही होते हैं जो ऑक्सीजन के लवर होते हैं। ठीक है, many other substances like salt are also transported by blood. We thus need a pumping organ to push the blood around the body. Network of tubes reaches all the tissues and system in place to ensure that this network has repairing if damaged. ठीक है, तो हमें एक नेटवर्क चाहिए पहले तो हर बॉडी तक वो कनेक्टेड हो, दैट इज वेन्स। आवर वेन्स हो सकती हैं, आर्टरीज हो सकती हैं, जो आपने नस देखा होगा वो पूरी आपकी हर बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स तक कनेक्टेड है। बट अब आपको यहाँ से अगर यहाँ तक ब्लड पहुंचाना है तो एक सिस्टम चाहिए जो क्या करे, पुश करे ब्लड को, ताकि आपके पूरे बॉडी तक ब्लड जा सके। ठीक है, अगर आप सीधे स्ट्रेट में भी खड़े हो तो हेड में भी चाहिए ब्लड, आपके इधर भी ब्लड चाहिए, इधर भी ब्लड चाहिए। बट आप अगर नॉर्मली खड़े हो तो हेड ब्लड तो नीचे जाना चाहिए। तो एक सिस्टम चाहिए जो क्या करे, आपकी ब्लड को पंप करे, फोर्स करे, ताकि वो ऊपर तक जाए। अब जैसे हमें पानी अगर अपने छत पे चढ़ाना है तो नॉर्मल पानी तो वो छत पे नहीं चढ़ने वाला, आप थोड़ा अगर फोर्स नहीं लगाओगे, पंपिंग नहीं कराओगे मोटर से, तो वो नहीं जाने वाला। तो वैसे ही हमें भी पंपिंग करानी पड़ती है, दैट इज आवर हार्ट। कौन करता है ये काम, अपना हार्ट करता है। क्लियर, हार्ट जो हम लोग बोलते हैं दूसरा काम, उसके लिए यूज नहीं होता है बेसिकली। आज देखेंगे हार्ट का रियल यूज क्या है। आवर पंप है ना, हमारा क्या है, पंप है बेसिकली, जो क्या करता है, ब्लड को पूरे ऑर्गन से पहले कलेक्ट भी करता है, इम्प्योर ब्लड को। ये लिख लेना, ये क्या करता है बेसिकली, इम्प्योर ब्लड को क्या करता है, कलेक्ट करता है, और प्योर ब्लड को क्या करता है, प्योर ब्लड को पंप करता है। क्लियर,
पहले तो देख लो दिल का असली काम क्या है भाई, कि इम्प्योर ब्लड क्या करेगा, सारे ऑर्गन से जब आपने देखा होगा कि कचरा कर देते हैं, गंदा कर देते हैं ब्लड में ऑक्सीजन इन्वॉल्व था, ऑक्सीजन उन्होंने ले लिया, बाकी फिर से उसमें CO2 डिजोल्व करके वापस भेज दिया, ठीक है, CO2 डिजोल्व करके। तो हार्ट का सिंपल सा रोल है कि वो क्या करता है, ब्लड, इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करता है और प्योर ब्लड को पंप कर देता है। अब यहाँ पे अब जो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, दो तरीके के नस हमारे जो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, एक तो आर्टरी होती है, ठीक है, एक क्या होती है, वेन होती है। वेन बेसिकली हर केस में क्या करते हैं, इम्प्योर ब्लड कंटेन करते हैं, और आर्टरीज क्या करती हैं, प्योर ब्लड कंटेन करती हैं। मतलब ये सारे ऑर्गन्स तक ब्लड को लेके जाती है, ये क्या करती हैं, ऑर्गन्स से ब्लड निकाल रही होती हैं, कहने का ये सेंस है। आर्टरीज क्या करती हैं, प्योर ब्लड हमारी ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं ब्लड, बट वेन्स क्या करती हैं, इम्प्योर ब्लड हमारे ऑर्गन से लेती है। इसका एक छोटा सा अपोजिट केस है जिसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन विच इज बिग एज आवर फिस्ट, ठीक है, ये बिग होता है बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, ठीक है। द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। इसके पास अलग अलग चैम्बर होते हैं, बेसिकली 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, 2 पार्ट होते हैं। यहां से समझोगे अगर ऐसे इस तरीके से समझने की कोशिश करें, मैं एग्जैक्ट डायग्राम यहाँ पे है, तो ये 4 चैम्बर है इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है, 4 चैम्बर हैं बेसिकली के ये तरीके से। अब नीचे वाले जो पार्ट है उसको टोटल हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऑरिकल बोलते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को। ये राइट ऑरिकल है, ये क्या है, लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये क्या है, राइट ऑरिकल, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, ये क्या है, लेफ्ट ऑरिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर हैं। ये चारों चैम्बर क्यों होते हैं, ताकि आपकी जो प्योर ब्लड है और इम्प्योर ब्लड है एक दूसरे से अलग रहे, ठीक है, एक दूसरे से क्या रहे, अलग रहे, सेपरेटेड रहे। क्योंकि भाई अब प्योरीफाइड फॉर्म में आप नहीं चाहेंगे कि आप कोई चीज नई खरीद के ला रहे हैं, एक वेस्ट प्रोडक्ट है आपका। एक अच्छा सा मूवी ऑयल, मान लो बाइक में अगर आप यूज करते होंगे मूवी ऑयल, तो एक नया मूवी ऑयल है, एक पूरा क्या है, खराब, मतलब उसमें से जो आपका इलास्टिसिटी है वो निकाल ली गई है, वेस्ट हो गई है। अब आप क्या करोगे, दोनों को मिक्स करना चाहोगे, ऑब्वियस सी बात है नहीं करना चाहोगे, आप इस तरीके से प्लेस करोगे कि दोनों डिफरेंट वे में हो, दोनों दूर दूर हो। तो वही चीजें यहाँ पे भी होंगी, ठीक है। तो चारों चैम्बर है भाई, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, लेफ्ट ऑट्रियम, बेसिकली ऑरिकल मैंने बोला, ऑट्रियम बोलते हैं उसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, राइट ऑट्रियम, और ये क्या है आपका, राइट वेंट्रिकल। ये क्यों ऐसा है, क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आप देख पा रहे होंगे, अगर आप अपने लैपटॉप के यहाँ जाके खड़े हो जाएं, ठीक है, आप अपने लैपटॉप के यहाँ ऐसे रिवर्स होके खड़े जाएं, तब आपको ये फिगर दिखेगा बेसिकली, ठीक है। ये क्या होगा, लेफ्ट वाला पार्ट इधर आ जाएगा, राइट वाला पार्ट इधर आ जाएगा। जैसे टीचर जब डेस्कटॉप, अब सॉरी, अपने ब्लैक बोर्ड पे बनाएगा, तो वो भी ऐसे ही बनाएगा। जब आपको ब्लैक बोर्ड के अपोजिट बोलेगा मुंह करके खड़े हो जाओ, तो सेम सिचुएशन आएगी। दैट इज, ये कौन सा पार्ट होगा, लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये राइट। मैंने यहाँ पे जस्ट आपकी बुक उसके अकॉर्डिंग, स्क्रीन के अकॉर्डिंग बताया है, बट ये क्या है आपकी, जस्ट आपकी बॉडी, अगर आप अपनी तरफ जिधर आप देख रहे हो उधर ही अपोजिट वे में अपने सामने इन फ्रंट ऑफ यू खड़े हो जाओगे, तो वो ये वाली सीन आ जाएगी आपकी, ठीक है। चलो, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज रीच लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू रिमूव। देखिए, अब पहले तो यहाँ से आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद लाइन बाय लाइन तुम पढ़ लेना। देखो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, ध्यान से देखो, मैं अब लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा, बस जो आउटर आउटर चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पल्मोनरी वेन है ये, ठीक है, ये क्या है, वेन जो क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को कंटेन करती है, ठीक है, पहले अपना ध्यान रख लेना। लेकिन ये क्या करती है, प्योर ब्लड को, ठीक है। जब वेन की बात आए कि वो प्योर ब्लड को कंटेन करती है, तो वो कौन सा वेन होगा, मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, बिकॉज आगे आर्टरीज भी हमें देखना है। ये क्या होती है, प्योर ब्लड को कंटेन करती है, प्योर ब्लड को कंटेन करती है। और यहाँ पे दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को कंटेन करती है। इम्प्योर ब्लड, ये एक्सेप्शन है, इसको जरूर रट लेना आप, कि वेन बेसिकली इन ऑल केसेस वेन क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को कंटेन करती है, जबकि आर्टरी क्या करती है, प्योर ब्लड को। बट यहाँ पे पल्मोनरी अगर आर्टरी आए या फिर पल्मोनरी वेन आए, तो दैट विल बी द अपोजिट केस, कि वेन प्योर ब्लड को कंटेन करेगा एंड आर्टरी इम्प्योर ब्लड को। अब यहाँ पे 4 चैम्बर है, राइट ऑट्रियम, ठीक है, राइट ऑट्रियम बेसिकली, और ये क्या है आपका, दैट इज लेफ्ट ऑट्रियम, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो,
यहाँ पे जो राइट ऑर्ट्रियम है आपका बेसिकली यहाँ से क्या होता है आपकी ब्लड आती है, इम्प्योर ब्लड, ठीक है, इम्प्योर ब्लड। इसके बाद वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी दैट इज राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाती है, ये आपकी जाती है लंग्स में, ठीक है, ये कहाँ जाती है लंग्स में। अब लंग्स में क्या है, लंग्स में आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ठीक है, वहां पे गई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया उसने और ऑक्सीजन डिजोल्व हो गई ब्लड में। अब ऑक्सीजन डिजोल्व होने के बाद पल्मोनरी वेन्स में क्या करती है, वो प्योरीफाइड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, वहां से क्या जाती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद वो कहाँ निकलती है, आपके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेज दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे छोटे छोटे आप पोर्स देख रहे होंगे, ये पोर्स ये क्या करते हैं भाई, रिवर्स फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, रिवर्स फ्लो को। अब एक चैम्बर से जब दूसरे चैम्बर में ब्लड आता है तो वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर दूसरे चैम्बर में है तो एक्सपेल कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेल, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेल बोला जाता है, दिल धड़कता है बेसिकली। वो क्या है, वो ब्लड की ट्रांसफरिंग होती है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में। अब इस चैम्बर से दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल से जब बॉडी में जाना होगा, फिर अगेन ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड पंप कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट करके छोड़ा, पंप हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फिनोमिना है हार्ट का, कि वो हार्ट क्या करेगा, ब्लड इनटेक करेगा ऑर्गन से, दैट विल बी द इम्प्योर ब्लड, आफ्टर द प्यूरिफाइंग फ्रॉम द लंग्स, फिर से वो हार्ट में आएगा, पहले इम्प्योर ब्लड हार्ट में आया, फिर हार्ट क्या किया, उसे पंप करके लंग तक भेजा, लंग में गई तो क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योरीफाइड ब्लड आया, वो फिर से कहाँ आया, हार्ट में आया, हार्ट क्या करेगा, अगेन उसको कहाँ पंप करेगा, आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक। क्लियर, क्लियर, चलो, तो ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे देख लो वही चीज है भाई, ठीक है, यही चीज है, यहाँ पे क्या आई, इम्प्योर ब्लड आती है ये, ठीक है, इम्प्योर ब्लड आती है, आफ्टर दैट ये फिर से कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है, और लंग्स से फिर यहाँ आती है दैट इज पल्मोनरी वेन, ये क्या कर रही है यहाँ पे, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, इसको जरूर आप याद कर लेंगे कि ये क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है कि वेन, कोई भी वेन हमेशा इम्प्योर ब्लड ही कंटेन करती है, बट पल्मोनरी वेन इट विल बी प्योर ब्लड, ठीक है। और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी दैट इज ये क्या करती है, ये क्या करती है, आप यहाँ पे लिख भी देंगे दैट इज राइट, हाँ, राइट वेंट्रिकल से क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक पहुंचाती है, और ये क्या करती है, लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, ऑरिकल बेसिकली। क्लियर, आर्ट क्लियर है, चलो, बाकी इसके बाद यहाँ से फिर से ब्लड क्या आता है, वेन, और ये आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, फिर से ये ऑर्गन है बॉडी ऑर्गन्स तक, और ये बॉडी ऑर्गन्स फिर से वेस्ट किसके थ्रू भेज रही है, इम्प्योर ब्लड दैट इज वेन्स के थ्रू। देखिए ये एक्सेप्शन कहाँ पे आता है, वेन्स, जब तक बॉडी ऑर्गन से आपका ब्लड हार्ट तक जाएगा, ठीक है, हार्ट तक, बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक जाएगा या फिर हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक आएगा, नो एक्सेप्शन, वहां पे आर्टरी ही यूज होगी, और कौन यूज होगी, वेन ही यूज होगी, इम्प्योर ब्लड के लिए आर्टरी यूज होगी प्योर ब्लड के लिए। बट जब हार्ट से आपका कनेक्शन कहाँ पे हो, हार्ट से कनेक्शन होगा कहाँ, हार्ट से कनेक्शन होगा कहाँ पे, लंग्स तक, हार्ट से कनेक्शन होगा लंग्स तक, बस वहीं पे केस डिफरेंट हो जाता है, मतलब ट्रांसफरिंग इन बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स आपका केस जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्लियर, तो ये पूरा कहानी इतना ही था, ये पूरा कहानी यही थी, तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, पूरी कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी। क्लियर, तो इतनी थी बात। बाकी यहाँ पे ब्लड प्रेशर के बारे में गिवन है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर पढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, थोड़ा सा ये पढ़ने की कोशिश करोगे, चीजें आपकी पूरी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लेना एक बार, क्लियर, वेन क्या है बेसिकली, आर्टरी क्या है वो मैंने बता ही दिया ऊपर, एक बार थ्योरी पढ़ लोगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो, द ट्यूब ब्लड वेसल्स, आर्टरीज आर द वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, है ना, टू वेरियस ऑर्गन ऑफ बॉडी। आर्टरी क्या है बेसिकली, वेसल जो ब्लड से हार्ट से अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाती है। बट पल्मोनरी आर्टरीज जस्ट अपोजिट केस है, और ये क्या करती हैं, प्योर ब्लड कंटेन करती हैं, ये आप लिख लेना, प्योर ब्लड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड का क्या मतलब है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर प्योर ब्लड। क्लियर, चलो, सिंस ब्लड इमर्जेस फ्रॉम हाई अंडर प्रेशर, क्या अब पंप हो रहा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, द आर्टरीज है थिक वॉल, थिक एंड इलास्टिक वॉल, लिख लेना कि आर्टरीज के पास क्या होता है, थिक वॉल, ठीक है, थिक वॉल बोल सकते हैं, इलास्टिक मतलब क्या, कि वो एक्सट्रैक्ट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है,
veins collect the blood from the different organs and bring it back to hub. They do not need thick wall because there is no pressure. अब जब blood क्या हो रहा है, organ से आ रहा है, उनके अंदर pressure की जरूरत नहीं है. Instead they have valve that ensure the blood flow only in one direction. बाकी vein में प्रेशर देखो कहाँ ज्यादा होता है, तो बोलेंगे आर्टरी में क्या होता है, आर्टरी में प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है. इनकेपेबल टू वेन्स, ठीक है, वेन्स. और वेन्स में क्या मौजूद होते हैं, दैट इज आपके क्या मौजूद होते हैं, वॉल्व्स मौजूद होते हैं. वॉल्व्स क्या करते हैं आपकी अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये इस तरीके के वॉल्व्स हैं. अब इधर वाटर फ्लो हुआ, ये इधर गए. अब जैसे इधर वाटर फ्लो होना चाहेगा, ये क्या कर जाएंगे, क्लोज कर जाएंगे. ये क्या कर जाएंगे, क्लोज. अब इधर फर्दर फ्लो नहीं करेगा. तो ये यूनि डायरेक्शनल को प्रमोट करते हैं क्या, आपके वॉल्व्स जो भी हैं यूनि डायरेक्शनल फ्लो को वो करते हैं. ऑन रीचिंग ऑर्गन आर टिश्यू आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर, और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड्स होता जाएगा और हर ऑर्गन्स तक, हर एक छोटे ऑर्गन तक, हर एक छोटे सेल तक पहुंच जाता है. स्मॉलेस्ट वेसल है वॉल विच आर वन सेल थिक आर कॉल्ड कैपिलरी, ठीक है. और छोटे छोटे फॉर्म में आर्टरी अगर डिवाइड हो जाती है छोटे फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी. एक्सचेंज ऑफ मेटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक प्लेस अक्रॉस थिन वॉल. कैपिलरीज देन ज्वाइन टुगेदर. अब जैसे यहाँ पे एक आ रही थी, आगे जाके फर्दर डिवाइड हुई, फिर इधर क्या हो गई, सारी मिल के क्या बन गई, आपकी वेन्स बन गई. ठीक है, ये सारी मिल के क्या बन गई, वेन्स बन गई. ये आपकी क्या थी, ऊपर आप देखो, यहाँ पे देखो, ये रहा आपका डायग्राम छोटा सा, दैट इज यहाँ पे देखो, ये क्या थी आपकी, ये क्या थी, दैट इज आर्टरी. यहाँ पे जाने के बाद छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हुई है. आगे जाने के बाद वो फर्दर क्या कर गई हैं, कंबाइन कर गई, और कंबाइन करके क्या बन गया, आपका वेन बन गया. ठीक है, तो फर्दर ये छोटे छोटे फॉर्म में अगर आर्टरी डिवाइड होता है, उसको कैपिलरी बोलते हैं हम. वो हर एक ऑर्गन तक पहुंच के जाती है, और फर्दर वो क्या करती है, कंबाइन करके दैट इज योर वेन्स बन जाती है. ठीक है, क्लियर. मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स. व्हाट हैपेंस इफ सिस्टम ट्यूब डेवलप अ लीक. अगर कोई लीक आ जाए वहां, तो यहाँ पे देख लो ध्यान से, लीक अगर मान लो कहीं तुम्हें चोट लग गई, वो वाली केस, कहीं तुम्हें चोट लग गई, नस टूट गई, तुम्हारी लीक हो गई, तो वो स्टॉप कैसे होगा, अदरवाइज ब्लड सारा निकल जाएगा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा, फर्दर ब्लड फ्लो ही नहीं करेगा फर्दर. तो वो कैसे कंट्रोल किया जाता है. थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी इंजर्ड स्टार्ट ब्लीडिंग नेचुरली, लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज टू मिनिमाइज. इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू लॉस प्रेशर वुड विच रिड्यूस द इफिशियंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम. हमारा पंपिंग सिस्टम की इफिशियंसी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी. टू अवॉइड दिस ब्लड हैज प्लेटलेट्स. क्या होते हैं, प्लेटलेट्स टेस्ट होते हैं. ये क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कर देते हैं, है ना, ब्लड क्लॉटिंग कर देते हैं. ड्यू टू दैट, अब आप एक बार थोड़ा सा बता देंगे ब्लड क्लॉटिंग किस विटामिन से रिलेट होता है, ये थोड़ा सा कमेंट में बताने की कमेंट थोड़ी सी इच्छा करेंगे तो अच्छा होगा हमारे लिए भी, हम आपके लिए भी, किस विटामिन से रिलेट होता है ना. ठीक है, बॉडी प्लग दीज लीक्स हेल्पिंग टू क्लॉट ब्लड एट दिस पॉइंट ऑफ इंजरी. आपने देखा होगा कहीं भी चोट लगती है ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट कर जाता है, थक्का बन जाता है बेसिकली. ड्यू टू दैट वहां पे एक सरफेस बन जाती है, जैसे हमारी ब्लड फ्लो हो रही थी इनिशियली वैसे फ्लो करने लग जाती है. क्लियर. तीसरी चीज आती है लिम्फ. देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन. दिस इज कॉल्ड लिम्फ टिश्यू और टिश्यू फ्लूइड. ठीक है, through the pores present in the walls of capillary, some amount of plasma, protein, blood cells escape into intercellular space in the tissue, known to form tissue fluid or limbs. ठीक है, it is smaller to plasma of blood but colorless and contain less protein. तो lymph क्या है बेसिकली, lymph क्या है बेसिकली, smaller than the plasma and transparent. ठीक है, मतलब क्या है, colorless and कम प्रोटीन होती है in comparison to plasma. ठीक है, क्लियर. चलो आगे. दैट इज lymph drained into lymphatic capillary from the intercellular spaces which join to form large lymph vessels, finally open into larger vein. Lymph carries digested and absorbed fat from the intestine, drains excess fluid from the extracellular space back into the blood. ठीक है, जो भी हमारी ड्रेन्स निकल के आती हैं वो कहाँ छोड़ता है, वो भी ब्लड. बेसिकली आपकी क्या है भाई, पहले आर्टरी थी, वो कहाँ डिवाइड हुई, कैपिलरी में. अब उससे भी छोटा पार्ट दैट इज लिम्फ. ठीक है, उससे भी छोटा पार्ट, और फर्दर वो बन के कंबाइन होकर जस्ट रिवर्स प्रोसेस हो जाता है. एंड द लास्ट केस इज दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट. ये कैसे होते हैं इनकी बात कर लेते हैं. वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट टेक इन सिंपल कंपाउंड सच एज CO2 photosynthesis energy stored in the chlorophyll containing organs, namely leaves. That kind of raw material needed for the building plants bodies will also have taken separately. हमें पता है भाई प्लांट्स बेसिकली कैसे ग्रो करते हैं.
सेम रीजन है, दैट इज आपका फोटोसिंथेसिस। उन्हें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हर एक सेल्स को, प्लांट के हर एक सेल्स को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कैसे मिलती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। लाइट एनर्जी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होती है, और वाटर कहाँ? रूट से एब्जॉर्ब होती है। दोनों कंबाइन करके क्या करते हैं? सिंथेसाइज होते हैं, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या होता है? फर्दर ब्रेक करके माल्टोज बनता है। वो क्या करते हैं? स्टोरेज के फॉर्म में उसको यूज करते हैं। जैसे जैसे यूजेज, अब देखो जितनी एनर्जी यूजेज होती है उसको यूज कर लेते हैं, बाकी की चीजें स्टोर कर लेते हैं। वो जैसे यूज होगा फिर से दे देंगे। फॉर प्लांट सॉइल इज नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस एंड अदर मिनरल्स, ठीक है। सॉइल क्या है उनके लिए? रिचेस्ट मटेरियल है। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। वो वहीं से सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं। सराउंडिंग से वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसफर ही कर पाते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस देयरफॉर अकर थ्रू द पार्ट इन कांटेक्ट विद सॉइल, नेमली रूट्स। किसके थ्रू होती है? रूट्स के थ्रू। इफ द डिस्टेंस बिटवीन soil containing organ and chlorophyll containing organ are small, energy and raw material can easily diffuse to all parts of plant body। ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जितना प्लांट छोटा होगा उतने अच्छे से पूरे बॉडी में डिफ्यूज कर पाएगा। बट इफ दिस डिस्टेंसेस बिकम लार्जर बिकॉज ऑफ चेंज इन बॉडी, प्लांट डिसाइड डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड द रॉ मटेरियल इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स। अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देयर इन सच सिचुएशन। अब एक प्रॉपर प्लांट तो चाहिए ही सिचुएशन। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन body designs, plant do not move and plant bodies have large proportion of dead cells in many tissue। प्लांट के पास लार्ज प्रोपोर्शन में डेड सेल होती है, ये याद रख लेना, ये चीज पूछी जा सकती है, ठीक है। प्लांट बॉडीज और ह्यूमन बॉडीज में किसके सेल्स के पास ज्यादा डेड टिश्यूज होते हैं? तो सिंपल सी बात, किन टिश्यूज के पास ज्यादा डेड सेल्स होते हैं? तो वो प्लांट ही है। एज रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। The distance over which transport have operate however can be very large in plants such as very tall trees। अब जैसे आपने सफेदा सुना होगा अगर नाम, तो उसका काफी ज्यादा लंबा है, तो उसके पास ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस भी काफी लंबी होती है। प्लांट ट्रांसपोर्टर सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम द लीव एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द रूट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? एनर्जी कहाँ से लेते हैं? स्टोर फ्रॉम द लीव्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम द रूट्स। एनर्जी मैंने बोला ना भाई, आपकी ग्लूकोज हो जाएगी, ग्लूकोज दैट विल बी ऑलवेज कन्वर्टेड इन द फर्दर स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। तो वो चीज है कि एनर्जी कहाँ से आती है? तो वो लीफ से आती है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और जो भी मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस कुछ भी रिक्वायर्ड होता है वो कहाँ से आती है? आपकी रूट से आती है। दीज टू पाथवे और वाटर भी, ठीक है, दीज टू पावर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स। वन द जाइलेम, जाइलेम बेसिकली जो क्या करती है? वाटर और मिनरल को, वाटर बेसिकली दोनों मिक्स फॉर्म में एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट करती है थ्रू द प्लांट्स leaves, ठीक है। the other phloem transport the product of photosynthesis from the leaves, they are synthesized to other parts of plant। we have studied in the structure tissue in detail। आपने पढ़ा होगा 9th में, तो आप वहां पे समझ रहे होंगे जाइलम और फ्लोएम का कंटेक्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बेसिकली कौन करता है? जाइलम टिश्यू, वेसल, ट्राइचाइड ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल। ये क्यों नहीं, मैं ज्यादा देखो इस पे क्यों नहीं एक्सप्लेनेशन दे रहा, क्योंकि आप टिश्यू में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये चीज पता होगी, जाइलम और फ्लोएम का वर्क, है ना। अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा। एट रूट सेल इन कॉन्टेक्ट विथ सॉइल एक्टिवली टेक अप आयन, दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट एंड सॉइल वाटर, देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। ध्यान से देखिए यहाँ पे, एट रूट्स सेल इन कॉन्टेक्ट विथ सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस, क्या कर रही है? आयंस टेक कर रही है। दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन रूट एंड सॉइल। ये क्या कर रहा है? डिफरेंस क्रिएट कर दे रहा है। वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। क्लियर हुआ? वो क्या कर रहे हैं? फर्दर आयन सॉइल से लिया उन्होंने, आयंस का डिफरेंस आया ड्यू टू दैट वाटर इज अ पोलराइज्ड क्वांटिटी, पोलर क्वांटिटी। वो क्या करता है? मूव कर जाता है फर्दर रूट्स के पास। दिस मीन there is a steady movement of water into roots xylem, creating a column of water that is steadily pushed upward, जो कि कहाँ जाती है? ऊपर, due to difference in ions। However, this pressure by itself unlikely to be enough to move water over heights that we commonly see in plants, ठीक है। तो यही प्रेशर का रीजन है, यहाँ पे कोई हाइट तो है नहीं कि पंप कर रहा है, तो ड्यू टू डिफरेंस इन आयंस वाटर क्या करता है? एब्जॉर्ब होता है, और वही प्रेशर काफी होता है वाटर को ऊपर जाने तक, ठीक है। प्लांट यूज अनदर स्ट्रेटजी टू मूव वाटर इन जाइलम अपवर्ड टू द हाईएस्ट पॉइंट
ऑफ द प्लांट बॉडी। तो इनका अलग स्ट्रेटजी, इनके पास हार्ट नहीं है, इनके पास क्या है, हार्ट नहीं है कि वो पंप करेगा, इनके पास क्या है, आयन का डिफरेंस है जो सॉइल से ही वाटर खींचने में मदद करती है। क्लियर। प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, प्लांट विच इज, ऐसा नहीं कि बहुत लंबी क्वांटिटी में वाटर जाता है, कमी क्वांटिटी में जाता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये क्या है बेसिकली, H2O एब्जॉर्ब हो रहा है कहाँ से, सॉइल से, और ये वाटर वेपर्स क्या कर रहे हैं, लीफ के थ्रू बाहर आ रहे हैं। और ये कब होता है, ड्यूरिंग डे ही हो पाता है ना, ड्यूरिंग डे ही हो पाता है। क्यों, क्योंकि एब्जॉर्ब जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और एनवायरमेंट में इन कंपैरिजन टू लीफ दैट इज आवर क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पे इन कंपैरिजन टू एनवायरमेंट वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज़्यादा, और ड्यू टू दैट हमारी वाटर क्या होती है, निकल जाते हैं। डिफ्यूजन इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द एनवायरमेंट, है ना। कंसंट्रेशन, जो भी आप किसी भी एलिमेंट की बात करेंगे, इवन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे, डिफ्यूजन बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे। कि आपने अगर बाउंड्री लगा रखी है, डिफ्यूजन इसके बीच में हो रहा है, तो इधर ए है और इधर ए है, तो जिधर ए की ज्यादा संख्या होगी उधर से क्या करेगा, मूव कर जाएगा दूसरे की तरफ। तो दिस इज द डिफ्यूजन केस, और इसको अगर आप ध्यान से समझे होंगे अभी तक, तो डिफ्यूजन अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स। अब जो स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर बाहर निकला था, वो किसके थ्रू आ जाएगा, वो जाइलम क्या करेगा, फिर से उतना वाटर प्रोवाइड कर देगा उसको। क्लियर। In fact, evaporation of water molecules from the cell leaves create a suction which pulls water from the xylem of the root। ठीक है, जो क्या करता है, पुल कर लेता है। The loss of water in form of vapor, the aerial parts of the plant is known as transpiration। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपिरेशन बेसिकली बोलते हैं। क्लियर, कि हम क्या करते हैं, नीचे से वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऊपर से वाटर निकल जा रही है। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड अंडर द transpiration। The transpiration has been absorption and upward movement of water minerals, dissolve it from the root to the leaves। it also helps in temperature regulation। ये temperature regulation में भी मदद करता है। the effect of root pressure in transport of water is more important at night। ये नाइट में ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तो आपका वाटर वेपर्स हो नहीं रहा, उस टाइम क्या हो रहा, वाटर वेपर हो नहीं रहा, है ना। तो रूट प्रेशर ही बेसिकली दो फैक्टर डिसाइड कर रहे हैं। एक फैक्टर क्या है, दैट इज वहाँ पे क्या हो गई, क्वांटिटी कम हो गई, तो जाइलम ने अगेन उसको वहाँ पे वाटर ट्रांसप्लांट कर दिया। अब एट नाइट vaporization that will be very minimum, evaporation that will be very minimum because there is no any temperature। तो ड्यू टू दैट जो रूट इफेक्ट है ना, रूट क्या कर रहा है, जो प्रेशर लगा के वाटर खींच कर रहा है, वो क्या है बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है नाइट में। ड्यूरिंग द डे व्हेन स्टोमेटा आर ओपन, ट्रांसपिरेशन पुल्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम। ठीक है, ट्रांसपिरेशन वही है भाई कि आपका जो वाटर क्या कर जाए, इवापोरेट कर जाए, और ड्यू टू इवापोरेशन यहाँ वाटर कमी है, तो फिर से जाइलम क्या करे, यहाँ वाटर को फिल करता चले। ठीक है, बट नाइट में ये चीज नहीं होती, बट डे में अगर बोलेंगे तो जो मेजर फंक्शन कौन करता है, वो ट्रांसपिरेशन ही मेजर रिक्वायरमेंट है वहाँ। ठीक है, क्लियर। चलो, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। सो फार वी हैव डिस्कस्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। नाउ लेट अस कंसीडर the product of metabolic processes, particularly photosynthesis, are moved from the leaf where they are formed। ठीक है, कहाँ से मूव करते हैं, लीफ से मूव करते हैं। जितने भी आपके अलग अलग चीजें बनती हैं, दैट इज एनर्जी आप बोल सकते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, कहाँ जाते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज called translocation and it occur in part of vascular tissue known as phloem। ठीक है, फ्लूएम जो भी आपकी फूड वाला पार्ट है, दैट इज प्लांट का फूड क्या है बेसिकली एनर्जी, वो फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो फ्लूएम। और वाटर वाला पार्ट, मिनरल वाला पार्ट, वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज जाइलम। ठीक है, बिसाइड द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लूएम ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो फ्लूएम क्या करता है बेसिकली, आपकी फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और जाइलम क्या करता है, अब जाइलम के लिए लिख लेना, ये चीज मैंने 9th में भी आई होप बताई थी टिश्यू वाले चैप्टर में, कि फूड ये क्या करते हैं, वाटर प्लस मिनरल्स जो भी आपके वो सॉइल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, सॉइल से। और ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज लीफ से ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। अगर आप प्लांट बनाते हैं यहाँ, तो ये क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक फ्लोएम लाने का काम करते हैं। ये कहाँ जाते हैं, नीचे से ऊपर तक। तो ये इनका पाथ है, कहाँ से, एक ऊपर से टॉप मोस्ट पॉइंट दैट इज लीफ पे जो भी एनर्जी फॉर्मेशन होगी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ठीक है,
वो क्या होगा, ट्रांसलोकेट होगा, वहां से पूरे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक एनर्जी जाएगी। और जाइलम क्या करता है, रूट से आपकी वाटर या फिर अलग अलग तरीके के मिनरल्स, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, वाटर, अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स, उसको क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, दोनों तरीके हैं, कैसे, एक तो आयंस एक्सचेंज और एक क्या है आपका इवापोरेशन प्रोसेस, दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। ड्यू टू दैट दिस सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द रूट, फ्रूट, सीड्स एंड ग्रोइंग ऑर्गन्स। ठीक है, हर जगह जाता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन सीड ट्यूब्स with the help of adjacent component cells both in upward directions, both upward in directions. Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical force, translocation in phloem is achieved by utilizing energy. ठीक है, किसकी तरह एनर्जी यूज होता है, material like sucrose is transferred into phloem tissue using the energy from ATP. तो फ्लोएम में भी बेसिकली एटीपी का ही यूज होगा, इसके लिए, फूड ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपको 11th में बताया जाएगा व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग द वाटर टू मूव इनटू इट। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन फ्लोएम टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। वही जैसे मैंने बोला कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग डिफ्यूजन वाला प्रोसेस, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर उसी से रिलेट करके। ठीक है, इसके लिए आपको अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बाद में आप समझ जाएंगे। This allows the phloem to move material according to the plant needs. For example, in spring, sugar stored root stem tissue would be transported to the buds, which needs energy to grow. ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं अगर कि मैं कहीं भी बोल रहा हूँ, यहाँ क्या है, एनर्जी चाहिए इसको स्टोर ग्रो करने के लिए, जहाँ पे नीड होगी, बेसिकली कहने का क्या मतलब, जहाँ पे नीड होगी वहीं पे आप क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू नीड ही आपकी क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ एनर्जी अकर होती है इन होल प्लांट। ठीक है, अब आपका काम क्या है भाई, सिंपल सा, इन सारी चीजों को एक बार पढ़ना। ठीक है, इन सारी चीजों को मैं एक सेपरेट लेक्चर में एक्सक्रीशन के बारे में बता दूंगा, वो सेपरेट लेक्चर होगा एक्सक्रीशन के बारे में, कि आप एक्सक्रीट कैसे करते हैं चीजों को। ठीक है, अभी आई होप ऊपर वाली चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, मैं आई होप मैं ट्राई करता हूँ इसी में मैनेज कर देने का। ठीक है, चलिए भाई, तो अब बात आती है एक्सक्रीशन की। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, आई होप ये हैंग कर गया है। हाँ, एक्सक्रीशन की। ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या है, दिस इज द लास्ट लाइफ प्रोसेस जो हमें भाई, एक्सक्रीशन क्या है बेसिकली, कि रिमूवल ऑफ पॉइजनस थिंग, है ना, पॉइजनस थिंग। जैसे अब हम कुछ भी चीज खा रहे हैं, तो हमारा बेसिकली देखो, जो भी चीजें खाएंगे, जो भी चीजें होंगी, वो सारी कहाँ डिसॉल्व होती हैं, ब्लड में डिसॉल्व होती हैं। ब्लड प्योरीफाई कहाँ होता है, आपका लंग्स में होता है। लंग्स क्या करता है, CO2 क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, O2 मिक्स कर देता है। बट क्या सिर्फ CO2 ही उसमें पॉइजनस थिंग थी, नहीं, नाइट्रोजन हो सकता है, अलग अलग थिंग्स है, यूरिन हो सकता है ना, जो बोलते हैं हम यूराइन, यूरिक एसिड हो सकती है, अलग अलग थिंग्स हैं जो इसमें क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वो बेसिकली अगर आपसे बोला जाए कि एक्सक्रीशन का क्या मतलब, वेस्ट प्रोडक्ट को आप क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। एक्सक्रीशन इज ऑल अबाउट द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी, है ना, किसी भी बॉडी में, प्लांट हो या फिर ह्यूमन बॉडी हो, कोई भी एनिमल बॉडी भी हो सकती है, जो एक्सक्रीशन है दैट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने प्लांट को ऑलरेडी देख लिया है, बट प्लांट की भी बात आगे कर लेंगे। ठीक है, हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूजेस वेरी डिस्टेंस टू दिस, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर हैं वो अपने सरफेसेस के थ्रू करते हैं। कैसे, क्योंकि उनके पास कोई डिफरेंट ऑर्गन नहीं होता है, सब कुछ उन्हें एक ही सेल से करना है, तो वो सारी चीजें इनटेक भी सरफेस से करते हैं और एक्सक्रीट भी कैसे करते हैं, अपनी सरफेस से ही करते हैं। बट हमारे पास अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जो कि किसे हम बोलते हैं, किडनी को बोलते हैं, और 2 किडनी है आपके पास। ठीक है, एब्डोमेन के किडनी आर लोकेटेड इन एब्डोमेन, ये वाला पार्ट। ऑन अदर साइड ऑफ बैकबोन, किडनी एक ऐसा चीज है भाई जो क्या करता है, पॉइजन्स को, बेसिकली हमें उससे ज्यादा डीप में नहीं जाना है, कहाँ होता है, कैसा कलर होता है, ये तो आप यहाँ देख रहे होंगे। इसका काम क्या है कि ये पॉइजन्स को क्या करता है, बेसिकली एब्जॉर्ब कर लेता है, वो इन फॉर्म नाइट्रोजन हो या फिर यूरिक एसिड हो, कुछ भी हो, उसे वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके ये जो आपको दिख रही है दैट इज ये वेसल, इसके थ्रू कहाँ भेज देता है, यूनरी ब्लैडर में। और यूनरी ब्लैडर क्या है, एक सेंसिटिव ऑर्गन है, मतलब कंट्रोल आप खुद पे कर सकते हो, जब आप बाथरूम जैसे आप टॉयलेट करते हो, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, जो पॉइजनस थिंग्स होती हैं, वो वाटर के थ्रू, वाटर में डिजोल्व होकर निकल जाती है। तो वो एक कंट्रोलेबल है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे ही इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं।
ठीक है। यूरिन प्रोडक्ट इन किडनीज पासेस थ्रू द यूरिन इनटू यूरिनरी ब्लैडर वेयर इज स्टोर्ड इन अंटिल रिलीज थ्रू द यूथ्रा, ठीक है। कहाँ से रिलीज होता है? यूरेथ्रा से। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड? द पर्पज ऑफ मेकिंग यूराइन इज फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट, मैंने जो बोला वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट निकालना ताकि प्योर ब्लड हमारी बॉडी ऑर्गन्स तक जा सके। जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन लंग्स, नाइट्रोजनस स्पेस सच एज यूरिया, यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन किडनी। ये क्या करता है? बेसिकली पॉइजनस थिंग को हटाता है, क्योंकि अगर पॉइजन्स आपकी बॉडी के सेल्स तक चले गए तो दे विल अफेक्ट योर सेल्स, दे कैन डेड योर सेल्स, है ना, आपकी सेल्स को वो मार सकते हैं। तो वो मेजर रोल कौन बोलता है? किडनी। अब जैसे बोला था किडनी फेल हो गई थी, किडनी फेल हो गई थी बेसिकली, तो वो डेड कर गए। इसका क्या मतलब? उनकी बॉडी ऑर्गन्स तक पॉइजन्स भी पहुंच गए जो कि उनकी ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं, किल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा खराब वे है कि अगर आपकी किडनी फेल हो जाती है, इट मीन्स आपकी बॉडी क्या कर रही है? पॉइजन को भी सहन कर रही है। कितना देर तक वो पॉइजन को सही कर पाएगी, वो उतने देर तक आप जिंदा रह पाएंगे। It is then no surprise that basic filtration unit kidney, like in lungs, cluster of very thin-walled blood capillaries. Again, capillary के through each capillary cluster in kidney is associated with cup-shaped end of coil. ये हर क्या होती है? जितनी भी कैपिलरीज होंगी, पहले तो आर्टरीज होंगी, आर्टरीज किस में डिवाइड होंगी? कैपिलरीज में। अब ये कैपिलरी किससे एसोसिएटेड होती है? ये कप टाइप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दैट इज ब्राउनमैन्स कैप्सूल्स। पहले ब्लड यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ब्लड आपका फर्दर, ये मल्टीपल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, उसमें फर्दर जाएगा, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? ब्राइमन कैप्सूल्स, बाउमेन, ठीक है। दैट कलेक्ट फिल्ट्रेट, जो क्या करते हैं? फिल्ट्रेट को कलेक्ट करते हैं। वो अलग अलग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ऊपर आपने देखा। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड द नेफ्रॉन्स पैक्ड क्लोज टुगेदर सब्सटेंस इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब जो फिल्ट्रेट होके निकल रहे हैं वो क्या है? ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, सॉल्ट्स है और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब, फिर वो क्या करते हैं? रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, फ्लो अलोंग द ट्यूब, फिर से वो फ्लो करके आपकी, आप कहाँ चले जाएंगे? आपकी यूरेथ्रा तक चले जाएंगे, जहां से वो एक्सक्रीट कर जाते हैं। क्लियर? बट ये एब्जॉर्प्शन, जैसे अब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब होकर आप देखते हैं लिक्विड के फॉर्म में निकलता है, तो वो अगेन किसके थ्रू जाता है? वाटर के थ्रू। अब यहाँ पे केस आता है कि आपसे बोला दिन में आप कम से कम 8 लीटर 9 लीटर जितना पानी पी पाओ पी लो। क्यों? क्योंकि उतना ही अच्छे से पॉइजन्स आपकी वाटर में डिसॉल्व होंगे। बेसिकली ये कितने वाटर के थ्रू डिसॉल्व होते हैं? तो जो एक्स्ट्रा वाटर्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर्स होंगे उतने ही क्या होते हैं? एक्सक्रीट होते हैं, और वो क्या करते हैं? आपके पॉइजन्स को एब्जॉर्ब करके तब बाहर की तरफ एक्सक्रीट कर जाते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन योर बॉडी, ठीक है, ऑन हाउ मच डिजॉल्व वेस्ट प्रोडक्ट देयर टू बी एक्सक्रीटेड। जितना वाटर ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा पॉइजनस थिंग्स आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली इंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब, द यूरेटर विच कनेक्ट्स द किडनी विथ यूरिनरी ब्लैडर। Urine is stored in urinary bladder until the pressure of expansion bladder leads to argue the pass it out through the urethra, ठीक है। ये तो सिंपल लाइन। द ब्लैडर इज मस्कुलर सॉफ्ट इज अंडर नर्वस कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने टॉयलेट को, भाई अब मुझे इस टाइम पे मैं जाऊंगा एक्सक्रीट कर दूंगा, है ना, यूरिन निकाल दूंगा बाहर, तो दैट इज अंडर कंट्रोल, ठीक है। क्लियर? तो बेसिकली आपका जो ब्लैडर यूरेथ्रा वो क्या है? अंडर कंट्रोल। वो एक स्टोरेज है, वहां स्टोर हो गया, अब जब भी एक्सक्रीट करना हुआ आप जाके एक्सक्रीट कर देते हैं। एज वी हैव डिस्कस्ड एल्वन एज वी कैन कंट्रोल यूरिनेट, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल किडनी का क्या मतलब है? जिसकी किडनी फेल हो जाती है, आप इसको एक बार डिटेल में रीड करेंगे, बट मैं यहाँ पे चीजें बता दे रहा हूँ। यहाँ पे फर्दर मेम्ब्रेन्स लगा दी जाती हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, जो कि आपकी किडनी की तरह ही एक्ट करती हैं, बट नॉल होल्ड द प्रोसेस, ये किडनी की तरह एक्ट करती हैं। तो इसके लिए आप एक बार वीडियो भी देख लेंगे। ये फर्दर आप जाली देखे होंगे घर पे कि फर्दर आप जाली लगाते जाएं, मतलब सबसे क्या होंगी? फिल्ट्रेट होती जाएंगी आपकी जो भी पॉइजनस थी। तो एक्यूरेट ये किडनी की तरह तो नहीं एक्ट कर पाती हैं, बट ये कर देती हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है। नॉर्मल इन अ हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली, ठीक है। कितना? डेली 180 लीटर हो सकता है। हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली 1 लीटर और 2 अ डे, ठीक है, बिकॉज इट रिमेन्स फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूबल्स। हम कितना? 1 या 2 लीटर ही कर पाते हैं। ऐसे ही एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, पहला क्या था आपका? ट्रांसपिरेशन, जो कि वेपर्स के फॉर्म में निकल जा रहा था,
और कुछ जो आपकी वेस्ट निकलती है वो सॉइल्स में भी निकल सकती है। ठीक है, तो ये लाइन आप थोड़ा सा यहाँ से वहां तक पढ़ लेना। बेसिक क्या है, प्लांट में जो वेस्ट होते हैं वो वेपर्स के थ्रू, प्लांट का वेस्ट क्या है, ऑक्सीजन, जो कि आपकी थ्रू द आफ्टर फोटोसिंथेसिस ये एक्सक्रीट कर जाते हैं बाहर, है ना, वाटर वेपर्स के फॉर्म में, वाटर वेपर्स भी, और जो कुछ नाइट्रोजनस या फिर कुछ अगर अलग से भी पार्ट होते हैं वो किसके निकल जाते हैं, थ्रू द सॉइल। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी, इसको आप पढ़ लेना। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को पहले देख लेते हैं। अगर एक भी प्रॉब्लम इसमें से ना लगे तो बता देना मुझे, अगर एक भी प्रॉब्लम ना लगे तो कमेंट कर देना कि भैया आपने जो पढ़ाया उसमें से एक भी प्रॉब्लम नहीं लगा इसमें का। देख लो, द किडनी इन ह्यूमन आर बीइंग पार्ट ऑफ सिस्टम, अभी आपने पढ़ा कौन सा, एक्सक्रीशन, सिंपल सा था। द जाइलम इन द प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम क्या करता है, बेसिकली वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड्स, क्या करता है भाई, ये खुद फूड बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्या क्या हो गया, डी हो गया। अब यहाँ पे सी क्या, डी क्या है भाई, दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मैंने क्या बोला था, जहां पे कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड, और वो भी कितना, 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मिल रहा है प्लस ऑफ H2O मिल रहा है, इसको आप क्या बोलते थे, टेक्स प्लेस इन, मतलब ये बेसिकली क्या था, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ O2, है ना, और ये कहाँ होता है, दैट इज माइट्रोकांडिया में, और ऊपर मैंने बताया भी। ठीक है, तो बाकी ये प्रॉब्लम्स आप एक बार ट्राई कर लेंगे 13 तक, तो आई होप आपको सारी चीजें इसमें जरूर समझ में आ गई होंगी। अगर जो भी चीजें ना समझ में आई हो अभी कमेंट कर दीजिएगा, हम प्रैक्टिस सेशन में उसकी बात कर लेंगे। बाकी जो बच्चे अभी तक इस टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किए, बेटा आप जरूर ज्वाइन कर ले रैंकर्स लाइव ऐप से, क्योंकि आपको सारी चीजें वहीं पता चलती हैं, कैसे आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, कैसे लड़ाई लड़नी है, कैसे चीजों को समझना है। तो मेक श्योर आप जरूर इस चीज को फॉलो करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। जो भी डाउट हो आप उसको टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, रैंकर्स NTSC। ठीक है, और यहाँ से आपको सारी चीजें डिटेल में बताई जाती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन रिगार्डेड किसी भी एग्जाम के लिए होगी, किसी भी चीज के लिए होगी, एनी न्यू अनाउंसमेंट आफ्टर सजेशन, है ना, आपके सजेशन लेने के बाद वो प्रॉपर वहीं की जाती है। ठीक है, और लेक्चर के नोट्स भी आपको वहीं मिल जाएंगे, मैं ये PDF भी डालने की कोशिश करूंगा। मेक श्योर टू ज्वाइन द रैंकर्स टेलीग्राम ग्रुप। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड लव यू ऑल।